चलिए, तो कल हम लोगों ने इटली के एकीकरण के बारे में देख लिए थे। अगर हम लोग पूरा एनालिसिस करना चाहें, पूरा एक्सप्लेनेशन करना चाहें इटली के बारे में, फिर से रिवीजन करना चाहें, तो हम जानते हैं कि फ्रांस के जुलाई क्रांति होता है, फिर 1848 ईस्वी क्रांति होता है, और इस क्रांति के बाद पूरे यूरोप में धीरे धीरे क्रांतियों का दौर शुरू हो जाता है। और इन्हीं क्रांतियों के कारण, फ्रांस के क्रांतियों के कारण इटली, जर्मनी, हंगरी, इसके अलावा यूनान, अन्य देशों का भी एकीकरण शुरू हो जाता है। राष्ट्रवाद का प्रसार तेजी से बढ़ने लगता है। इसी बीच में हमने एक प्रॉपर और मुख्य रूप से इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ाई किए थे। इटली के एकीकरण के लिए 3 गो हीरो आते हैं। सबसे पहला मेजनी आता है, फिर उसके बाद आता है आपको काउंट काउर, और तीसरा आता है आपको गैरीबाल्डी। हमने मेजनी के बारे में भी अध्ययन किया कि किस प्रकार से मेजनी ने अपने प्रयासों से सबसे पहली बार इटली के एकीकरण करने के लिए कदम उठाया, परंतु बार बार विफल होने के बाद भी वह प्रयास करता रहा। उसी बीच में हमने यह भी देखा कि सार्डिया पिडमोंट का राजा जो विलियम प्रथम था, आपको उसने भी क्या करना शुरू कर दिया, अपने एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जिसका नाम था काउंट काउर, और उसी के नेतृत्व में पूरा इटली के एकीकरण का काम सौंपा जाता है। अब काउंट काउर काफ़ी ज़्यादा कूटनीतिक और सफल व्यक्ति था। उसने सारे बातों को ध्यान से एनालिसिस किया और देखा कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और कौन रोड़े अपना रहा है। तब जाके ये सभी बातों को समझते हुए उसने फ्रांस की सहायता लेते हुए सबसे पहले उसने ऑस्ट्रिया को पराजित किया, फिर जाकर फ्रांस को पराजित किया। इसी बीच में गैरीबाल्डी भी आ जाता है। गैरीबाल्डी ने दक्षिणी इटली को अपने सैन्य सेवा के माध्यम से पूरे दक्षिणी इटली को उसने क्या किया, एकीकरण किया। और इसी बीच में धीरे धीरे पूरा इटली का एकीकरण पूरा हो गया। समझ में आया। और उसके बाद क्या होता है, 1871 ईस्वी में या 1870 ईस्वी में कब इटली का एकीकरण होता है, 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हो जाता है। ये पूरी की पूरी बातें हमने समझ लिया था। आज हम लोग जानेंगे एक नया यूरोपीय देश जिसका नाम क्या है, जर्मनी। पर्दवा खोल दो ना, चल जाएगा वो। सब चल जाएगा, वो रास्ता ढूंढ रहा था। देखिए, एक आप बात करेंगे किसके बारे में, ध्यान से सुनेंगे। आज हम लोग पूरी की पूरी जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जर्मनी भी यूरोपीय देश है। जर्मनी यह एक क्या है, यूरोपीय देश है। जर्मनी का एकीकरण इटली के एकीकरण के साथ साथ हुआ। जर्मनी का भी एकीकरण इटली के एकीकरण के साथ साथ ही हुआ था, ये नहीं कि अलग से है। नहीं, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया हो रही है, इधर जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया हो रही है। जर्मनी के एक संसद का नाम है डायट, ये एग्जाम में पूछ लिया था, डायट। जर्मनी के संसद का नाम क्या है, डायट, ये वाला। और जर्मनी के एकीकरण के जन्मदाता कौन है, किसने एकीकरण किया था, तो जर्मनी के एकीकरण का जनक है चांसलर बिस्मार्क। चांसलर बिस्मार्क ये जर्मनी के एकीकरण के जन्मदाता हैं, चांसलर बिस्मार्क।
ये जर्मनी के एकीकरण के क्या है, जन्मदाते माने जाते हैं। अब देखिए आगे के थोड़ी बातें समझ लेते हैं। ये सभी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। जर्मनी में मध्यकाल की बात है। जर्मनी मध्यकाल में जर्मनी में शारलमा नामक नेतृत्व में एक संगठित होकर लंबे समय तक सुधर रहा। वहाँ पे एक राजवंश था जिसका ये राजवंश यानी शारलमा के नेतृत्व में, शारलमा के नेतृत्व में वो संगठित होकर जर्मनी क्या कर रहा था, चल रहा था। मगर आधुनिक समय आते आते जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में विखंडित हो गया। अब कोई देश, कोई एक क्षेत्र जब 300 छोटे छोटे राज्यों में विखंडित हो जाएगा तो उसको एक करना, उसको एकीकरण करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आती है। वह भी 300 छोटे छोटे राज्य के लोग जब आपस में मिलते थे तो वो कह रहा था कि मैं इस राज्य के व्यक्ति हूँ, तो वो कह रहा था कि मैं इस राज्य के व्यक्ति हूँ। किसी में भी एक दूसरे में लगाव नहीं था क्योंकि सब अपने आप को अलग अलग समझते थे, क्योंकि सब अलग अलग राज्य के थे, सभी अलग अलग क्षेत्र के थे। इस प्रकार से अगर जर्मनी को देखा जाए तो जर्मनी के उत्तरी भाग में और प्रोटेस्टेंट नामक धार्मिक समुदाय के लोग रहते थे और जर्मनी के दक्षिणी भाग में आपको कैथोलिक मतवालंबी के लोग रहते थे। और ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं करते थे। जो दक्षिणी जर्मनी के लोग थे वहाँ पे एक संसद था जिसका नाम था डायट, वहाँ पर लोग आपस में मिलते थे, मिलते जुलते थे उत्तरी और दक्षिणी जर्मनी के, परंतु उन लोगों में कोई मेल मिलाप नहीं होता था, कोई देश की बात नहीं करता था, कोई राष्ट्रवाद की बात नहीं करता था। जो बोल रहा है कि जो चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सब अपने अपने राज्य का नेतृत्व कर रहे थे, सब अपने अपने क्षेत्र के बारे में बड़गई कर रहे थे, किसी से मतलब नहीं था। इस प्रकार से जर्मनी में जो व्यवस्था थी ना, ऐसा लग रहा था कि जर्मनी के एकीकरण हो ही नहीं पाएगा क्योंकि राष्ट्रवाद के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। परंतु इसी बीच में मालूम है कि आपको फ्रांस में एक राजा बनता है जिसका नाम है लुई नेपोलियन। नेपोलियन जब राजा बनता है अपने साम्राज्यवाद नीति के तहत जब इस क्षेत्रों को जीतता है, जर्मनी को जब जीतता है तो जीत कर सबसे पहले उसको एक करता है और एक करने के बाद उसने कुछ राज्य का निर्माण करता है। जो जर्मनी 300 छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित था, वह नेपोलियन के कारण वह सभी को इकट्ठा करके वह 3 राज्यों में उसको इकट्ठा कर दिया। जब सभी लोग एक हुए, जब सभी लोग एक राज्य के अंतर्गत आए, एक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आए, उनके साथ एक राजा का जो व्यवहार होने लगा, तो इस बात को लेकर उन लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की जबरदस्त भयंकर प्रसार होने लगा। उनमें राष्ट्रवाद के प्रसार होते ही जर्मनी के एकीकरण की बात होने लगी। जर्मनी के लोग अब जर्मनी के लोग देश कहने लगे, धीरे धीरे उनकी पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। जर्मनी में अब लग रहा था कि एकीकरण का मार्ग खुल जाएगा। वह एकमात्र शख्स था जिसका नाम था नेपोलियन, उसी के कारण शुरू हुआ। इसी बीच में नेपोलियन बोनापार्ट ने काम कर दिया, नेपोलियन अपना तो काम कर दिया। इसी बीच में जर्मनी में बहुत से ऐसे लोग थे जो कवि थे, जो चित्रकारी थे, जो बुद्धिजीवी थे, जो कहानियां लेखक थे, किसान थे, बहुत से ऐसे लोग थे। इन्होंने भी जर्मनी के एकीकरण के लिए आगे आने लगे, राष्ट्रवाद की बात करने लगे, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने लगे। कोई कविता लिख रहा है, कोई कहानियां लिख रहा है, कोई पुरानी चित्रकारी बनाकर जर्मनी के लोगों के दिल में आग जला रहा है कि राष्ट्रवाद की भावना को जगाया जाए, अपने देश को इकट्ठा किया जाए। हम लोग एक, हम लोग अलग अलग नहीं है, हम लोग एक हैं, हम लोग एक देश के लोग हैं। चलो इकट्ठा हो जाया जाए, चलो ऑस्ट्रिया को मार के भगा दिया जाए, चलो फ्रांस को हटा दिया जाए, हम लोग एक होकर अपने देश का निर्माण किया जाए। इस बात को लेकर राष्ट्रवादियों ने भी अलग अलग नियम कानून, अलग अलग अपने प्रयास के माध्यम से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को तेज करने लगे। इन राष्ट्रवादियों में, इन बुद्धिजीवियों में, इन कविताकारों में, कहानियों में कई ऐसे लोग थे जैसे हिगेल था, जैसे हिगेल थे। उनमें हिगेल, इसी तरह हिगेल के विचारधारा से प्रशा के जो शासक था विलियम प्रथम, वह काफ़ी ज़्यादा इसके प्रभावों से
प्रभावित था, उसकी बातों को समझता था, जानता था, इस बात को वो काफी ज्यादा प्रभावित था। हीगेल के अलावा और भी बहुत से ऐसे लोग थे, जैसे हम्बोल्ट थे, जैसे कांट थे, ये जैकब ग्रीम थे, अंडर थे, ये इतने सब लोग थे। इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिसके वजह से जर्मनी में लगता था अब एकीकरण का मार्ग खुल चुका है। अब जर्मनी सामंतवाद के खिलाफ, अब विदेशियों के खिलाफ इकट्ठा होने के लिए तैयार हो चुका है। अब आने वाले दिनों में यही चिंगारी काम करेगी लौ की तरह, और पूरे जर्मनी को राष्ट्रवाद के आग में ढकेल देगी, और एक दिन जर्मनी अपना युद्ध लड़ते हुए एक दिन क्या होगा, जीत जाएगा। ये पूरी की पूरी बातें हैं, ठीक है। थोड़ी सी बातें हम लिख देते हैं ताकि आप लोगों को, या बाद में लिखेंगे। अच्छा चलिए, ऊपर वाला बात लिख दिए थे। जर्मनी मध्यकाल में सरलमा के नेतृत्व में संगठित था। हाँ, संगठित था। जैसे बुर्बो राजवंश फ्रांस में, उसी तरह जर्मनी में क्या था, सरलमा के नेतृत्व में, ठीक है ना, उसी के नेतृत्व में क्या चल रहा था, शासन व्यवस्था चल रहा था। बाद में यही जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया, हाँ, छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया था। उत्तरी जर्मनी में प्रोस्टे प्रोटेस्टेंट तथा दक्षिण में कैथोलिक मतावलंबी का मतलब होता है मानने वाले, मतावलंबी के लोग थे। इनमें 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 मतभेद था। दक्षिणी जर्मनी के लोग डाइट में मिलते जुलते थे, परंतु एकीकरण का बात नहीं करते थे। जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रसार तथा एकीकरण की पृष्ठभूमि नेपोलियन के द्वारा तैयार किया गया। नेपोलियन के द्वारा तैयार किया गया। इधर मिटा देते हैं ना, हो गया है ना। क्योंकि
नेपोलियन ने जर्मनी में, नेपोलियन ने जर्मनी में 1806 में राइन राज्य संघ की स्थापना, राइन राज्य संघ की स्थापना, संघ की स्थापना किया था। राइन राज्य संघ की स्थापना किया था 1806 में। किसने? तो नेपोलियन ने। और जब राइन राज्य का मतलब कि जितने भी छोटे छोटे 300 राज्य थे उस सबको एक करके एक संघ बना दिया और कहा कि एक शासन कराएगा माने यानी मैं। और तब जाके जब लोग इकट्ठा हुए तब उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जगी, राष्ट्रवाद की भावना जगी। इसी जर्मन संघ बनाने का, राइन राज्य संघ बनाने का, ना तो नेपोलियन बोनापार्ट आता, ना तो 1806 ईस्वी में राइन राज्य संघ बनाता, ना तो लोग एक जगह आते, ना तो एक जगह आते, ना उनके राष्ट्र प्रेम जगता, ना जर्मनी के एकीकरण की बात होता। समझ में? सब किसके कारण हुआ? नेपोलियन कारण। इसीलिए नेपोलियन को जर्मनी में एकीकरण के पृष्ठभूमि को तैयार करने वाला व्यक्ति के रूप में सबसे पहला व्यक्ति माना जाता है। और इसने किसका स्थापना किया? राइन राज्य। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, राइन राज्य की स्थापना किसने किया था? नेपोलियन। कब किया था? 6 में। इसी बीच में इसने तो कर दिया। अब जर्मनी के जितने भी बुद्धिजीवियों थे उन्होंने भी अपना काम करना शुरू कर दिया, चाहे वह बुद्धिजीवी हो, चाहे वह चित्रकारी हो, चाहे वह कविता लिखने वाला हो, उन लोगों ने भी। इसी बीच जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल करने के लिए बुद्धिजीवियों ने सहयोग दिया। जैसे हीगेल, हम्बोल्ट, फिर हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब ग्रीम, ये सब के सब बुद्धिजीवी थे। अंडर्ट क्या करता था? कविता लिखता था, कविता के माध्यम से देशभक्ति फैलाता था। हीगेल के विचारों से कौन प्रभावित थे? तो प्रसा का चांसलर बिस्मार्क, प्रसा का चांसलर बिस्मार्क प्रभावित थे। और अंडर्ट क्या था? कविताकार था, मतलब कविता लिखकर देश राष्ट्रवाद की भावना को जगाता था, कविताकार था। हीगेल आपको बुद्धिजीवी था, प्रसा का चांसलर बिस्मार्क इसी से प्रभावित थे, इसके विचारों को प्रोत्साहित। कौन? चांसलर बिस्मार्क। चांसलर का मतलब प्रधानमंत्री होता है। बिस्मार्क समझ में एक व्यक्ति है, इन्हीं के माध्यम से, बिस्मार्क के माध्यम से पूरा जर्मनी के एकीकरण हुआ। जैसे हम कहेंगे कि हम किसको मानते हैं? गांधी जी को, इनको। ऐसे ही चांसलर बिस्मार्क से पूछा गया आप किसके विचारों को प्रोत्साहित करते हैं, किसको आप अच्छे लगता है, कौन आदमी है? तो वो कहते थे हीगेल बहुत अच्छा विचार देते हैं। समझ में आता? हीगेल बढ़िया आदमी थे, बुद्धिजीवी थे, तो उन्हीं के विचार को कौन फॉलो करते थे? चांसलर
बिस्मार्क। ये डीप में पॉइंट बता दिए हैं, हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इनसे पूछेगा मगर इससे नहीं पूछेगा। ये डीप की बात है जो आपके नॉलेज के लिए बता दिए कि हीगेल के विचारों से कौन प्रभावित था, तब प्रसा का चांसलर। ठीक है, प्रसा क्या एक देश है, समझ में है। अब प्रसा जो देश है, क्षेत्र है, उस समय का राज्य है, और वहाँ के चांसलर यानी प्रधानमंत्री कौन था, चांसलर बिस्मार्क। अब नेपोलियन बोनापार्ट तो फैलेबे किया, अब इसके साथ साथ ये जितने भी बुद्धिजीवी हैं उन्होंने भी क्या किया, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। और बुद्धिजीवी ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा नहीं दिया, बुद्धिजीवियों के देखा देखी जो शिक्षक है, जो छात्र है, उन्होंने भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए आगे आ गए। शिक्षक और स्टूडेंट और जो शिक्षक थे उन्होंने मिलकर एक संघ की स्थापना किया, एक सभा की स्थापना किया जिसका नाम था ब्रुसेनसेफ्ट। और इस ब्रुसेनसेफ्ट के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रवाद प्रेम को काफी आगे बढ़ाने का काम किया। जब देश में सोचिए कि बुद्धिजीवी आगे आ जाए, कविताकार आ जाए, चित्रकार आगे आ जाए, चित्रकारी लोग जर्मनी के पुराने चित्र के बारे में बताकर लोगों में विचारधारा को पैदा कर रहे थे, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे। इसी बीच में छात्र भी, शिक्षक भी मिलकर ब्रुसेनसेफ्ट नामक संस्था का निर्माण कर दिया। जब सुधारवादी राष्ट्रवादियों ने जब आंदोलन शुरू कर दिया, तब जब ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने देखा कि ये तो बढ़ते जा रहा है इन लोग का आंदोलन, तब मेटरनिख ने क्या किया, इन आंदोलनों को दबाने के लिए उसने सेना भेज दिया और राष्ट्रवादियों के द्वारा जो आंदोलन चलाए जा रहे थे उन आंदोलनों को दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसके लिए उसने एक नियम भी लागू किया, एक नीति भी लागू किया, और उसी नियम के माध्यम से उसने पूरे का पूरे आंदोलन को खत्म कर दिया। परंतु खत्म होने के बाद वह जर्मनी के एकीकरण खत्म नहीं हुआ, धीरे धीरे फिर से शुरू होगा। और जो प्रसा का जो शासक था, उस शासक को कहा जाएगा आपको से जर्मनी के एकीकरण करने के लिए, परंतु वहाँ के शासक इस पेच में नहीं फंसना चाहता है। वह साफ साफ नकार देता है कि भैया हम ऑस्ट्रिया से दुश्मनी नहीं करना चाहते, वह हमको मार कर निकल जाएगा, हम अगर उसके विरोध जाएंगे तब जाके वह जो प्रसा का शासक था उसने मना कर देता है जर्मनी के एकीकरण को पूरा करने के लिए। और कुछ दिन के बाद इसी तरह चलता रहा और वहाँ के जर्मनी के लोग धीरे धीरे इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे। तले इसी बीच में प्रसा का जो शासक था वह मर जाता है। जब प्रसा के शासक था वो क्या होता है, मर जाता है। मरने के बाद उसके एक भाई आता है विलियम प्रथम, और विलियम प्रथम जब आता है तो वह एक राष्ट्रवादी व्यक्ति था, वह जर्मनी के एकीकरण का पक्षधर था। वह सोच रहा था कि आज न तो कल जर्मनी के एकीकरण हमें करना है। इसी उद्देश्य को लेकर उसके जब भाई आता है, प्रसा का शासक बनता है, तो उसने सबसे पहले तेज तरार आदमी को चुनता है। उसने कहता है कि इस तेज तरार आदमी में और कूटनीतिज्ञ में एक व्यक्ति को चुनता है जिसका नाम था आपको बिस्मार्क। बिस्मार्क को उसने प्रधानमंत्री बना देता है। प्रधानमंत्री को जर्मनी में चांसलर कहा जाता है, चांसलर बिस्मार्क हो जाता है। चांसलर बिस्मार्क सच में एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, सोच और समझने में आगे था। उसने कहा कि हमें जर्मनी के एकीकरण करना है, बहुत जरूरी है। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए सबसे पहले जो चांसलर बिस्मार्क था वह डायट क्या है, संसद है। उस संसद में प्रसा का नेतृत्व करने पहुंच जाता है। संसद में जाते ही उसने कहता है, वह अपने देश के बारे में, अपने सब के बारे में कहता है, और उसने एक ऐसी नीति अपनाता है, जब ऐसी नीति अपनाता है जिससे जो विरोधी भी है वह भी खुश हो जाए, जो मुझे चाहने वाले वो भी खुश हो जाए। मतलब अमीर भी खुश रहे, जो निरंकुश व्यक्ति है, जो काफ़ी ज़्यादा रूढ़िवादी व्यक्ति है, वह भी खुश रहे, और जो सुधारवादी व्यक्ति है, जो लोकतंत्र को चाहता है, जो गणतंत्र को चाहता है, वह भी मुझे चाहे। उस प्रकार से उसने ऐसी नीति अपनाई जिसके माध्यम से सबकी नज़र में वह हीरो बनने जा रहा था। इसी तरह अपनी नीति का प्रयोग करके वह आगे बढ़ा और जर्मनी के एकीकरण करने के लिए अलग अलग नीतियों का, अलग अलग समय पे नीतियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जब चांसलर बिस्मार्क ने देखा
कि जर्मनी के एकीकरण करने के लिए हमें सेना की जरूरत पड़ेगी, हमें सैन्य सेवा की जरूरत पड़ेगी, और बिना हथियार के बल पे, बिना हथियार के बलबूते पे हम जर्मनी के एकीकरण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए चांसलर बिस्मार्क ने एक नीति का अवलंबन करता है। उस नीति को कहा जाता है रक्त और लौह की नीति, यानी सेना की नीति, यानी बंदूक की नीति, यानी बल की नीति। कहता है कि जर्मनी के एकीकरण रक्त और लौह की नीति बिना नहीं हो सकती है। इसीलिए इस नीति को अवलंबन करते हुए उसने जर्मनी में एक सभी पर लोगों पर सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया। कह दिया कि सेना में भर्ती होना जरूरी है, सेना हमें चाहिए, हमें बल की जरूरत है। जर्मनी के जितने भी लोग हो, तुम्हें अगर सेना में जरूरी आना है, 2 साल 4 साल 5 साल अपनी सेना में सहयोग देना जरूरी है। सैन्य सेवा को अनिवार्य कर दिया। इस बात को और कूटनीतिज्ञ के माध्यम से उसने अपने सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया। और यही नहीं, चांसलर बिस्मार्क ने अपने कूटनीतिज्ञ के माध्यम से प्रशा की सेना को इतना मजबूत कर दिया कि ऑस्ट्रिया के बराबरी में आ गया। अब ऑस्ट्रिया से वह एक कदम भी पीछे नहीं रहने वाला था। जितनी ऑस्ट्रिया की सेना मजबूत थी, उसने चांसलर बिस्मार्क ने प्रशा के सैनिक को भी उतना ही मजबूत कर दिया। अब बात आती है कि अब जब मजबूती कर दिया तो चांसलर बिस्मार्क का अब ऐसा ही है, एक ही बात था कि ऑस्ट्रिया को खत्म करके वो अपने रास्ते से हटाकर हमें जर्मनी के एकीकरण को पूरा करना था। क्योंकि मालूम है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक एक रूढ़िवादी व्यक्ति था, एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। वो नहीं चाहता था किसी भी सुधार हो, वो नहीं चाहता था किसी भी देश में राष्ट्रवादी आंदोलन हो, वो नहीं चाहता था किसी भी देश में जर्मनी जैसे या इटली जैसे या अन्य देशों का एकीकरण हो। इसीलिए चांसलर बिस्मार्क इस बात को बखूबी जानता था और उसने अपने दिमाग में खुफिया आइडिया निभाया, अपने एक आइडिया लगाया कि हमें किसी भी तरीके से प्रशा को मजबूत करके हमें किसी भी तरीके से ऑस्ट्रिया को ख़त्म करना है, ऑस्ट्रिया को रास्ते से हटाना है, चांसलर बिस्मार्क को ख़त्म करना है। इस बात को उसने दिमाग में लगाया। क्योंकि इससे पहले चांसलर जो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था, 1848 ईस्वी में उसका दबदबा खत्म हो चुका था। फ्रांस की क्रांति जो हुआ था 1848 ईस्वी में, उसी समय जो ऑस्ट्रिया के चांसलर था मेटरनिक, उसकी दबदबा खत्म हो चुकी थी। और इस बात को चांसलर बिस्मार्क ने बखूबी फायदा उठाने की बात कही। कहा कि अब वक्त आ चुका है कि ऑस्ट्रिया को अपने रास्ते से हटाया जाए और जर्मनी के एकीकरण पूरा किया जाए। उसने क्या किया कि उसने देखा कि एक क्षेत्र को जीतने के लिए उसने ऑस्ट्रिया को न्योता गया। कहा कि चलो हम दोनों मिलकर एक क्षेत्र को जीता जाए। उस क्षेत्र पर डेनमार्क का शासन था। वह 2 क्षेत्र थे, एक सेल्सविग, एक थे आपको आपको हेल्सवोर्ट था। 2 ऐसे राज्य थे और दोनों राज्यों पर डेनमार्क का शासन था। ऑस्ट्रिया और प्रशा दोनों मिलकर उन दोनों क्षेत्रों पर आक्रमण कर देते हैं। दोनों क्षेत्र पर आक्रमण करने के बावजूद डेनमार्क हार जाता है और दोनों क्षेत्रों को, सेल्सविग और जो क्षेत्र था, उन दोनों क्षेत्रों को जीत लिया जाता है। और दोनों क्षेत्रों के जीतने के बाद उसने क्या किया, उन दोनों क्षेत्रों के जीतने के बाद वो सेल्सविग आ जाता है आपको किसके हक में, प्रशा के। और जो आपको एक और राज्य था वो आ जाता है किसके हाथ में, ऑस्ट्रिया के हाथ में। जो आपको हाथ में जिसका आता है ऑस्ट्रिया वाला, प्रशा वाला, वो सबसे आगे था राज्य। और उसके पीछे कौन था, जो जिस पर ऑस्ट्रिया लिया था वो पीछे था। अब दोनों में क्या था, दोनों राज्य में ना सब जर्मनी के लोग ज्यादा थे। दोनों राज्य में क्या थे, जर्मनी के। अब प्रशा पर किसका अधिकार था, इस पर। ऑस्ट्रिया के किस पर अधिकार था, इस पर। अब बात होता है कि प्रशा के शासक चांसलर बिस्मार्क ने, दोनों में जर्मनी के लोग थे ज्यादा से ज्यादा, और जर्मनी के एकीकरण की बातें कर रहे थे। कौन, चांसलर बिस्मार्क। चांसलर बिस्मार्क ने कहा कि इसको तो हम दे दिए, जीत तो गया, अब क्या किया जाए। उसने एक आइडिया लगाया। उसने क्या किया, इस वाले राज्य पर जो इस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था, उसमें जर्मनी के लोगों को भड़का दिया कि तुम्हें एक होना है, जर्मनी को एक करना है, अपने राज्य में वापस लौटना है, अपने देश को एक करना है। इस बात को लेकर ऑस्ट्रिया के खिलाफ विद्रोह भड़का दिया चांसलर बिस्मार्क। और पूरा लोग इसमें क्या होने लगे, विद्रोह करने लगे। अब
ऑस्ट्रिया का देश आगे था, अब अपनी सेना को लेकर यहाँ पे जाना था, तो लेकर जाएगा तो है ही तर न जाएगा। तो यहाँ पे तो प्रसा का शासन था, और प्रसा कह रहा था कि हम आपको सेना को जाने ही नहीं देंगे। अब बात हुआ कि ऑस्ट्रिया करो, अरे तुम तो लगले हमारे साथ लड़ाई लिए लड़े, और यहाँ पे विद्रोह हो रहा है, तो हमको चुप कराने दो, जाने दो, हमारी सेना जाएगी वहाँ पे चुप करा जाएगी, और इसी क्षेत्र से हमको जाना है क्योंकि और जगह ही नहीं है। प्रसा कह रहा था कि ना ना, अपनी क्षेत्र से हम आपको जाने नहीं देंगे। ये क्यों कहा चांसलर बिस्मार्क? इसलिए कहा ताकि हम चाहते हैं तुम खिसियाओ और गुस्सा होकर जैसे तुम मुझ पर आक्रमण करोगे, लाठी चलाओगे, तो हम हथियार तैयार रख ले हैं। जैसे तुम मारामारी करना शुरू करोगे हम मार देंगे तुमको, कहेंगे हम पहले से तैयार है। यही बात हो गया। ऑस्ट्रिया के चांसलर, ऑस्ट्रिया जो था, प्रसा से खिसिया गया, क्षुब्ध हो गया, कहता कि जाने नहीं दोगे, नहीं। कहा था कि तो लड़ाई के लिए तैयार, कहता कि हम तैयार हैं, चलो इस पर आक्रमण कर दिया। और प्रसा के चांसलर बिस्मार्क यही सोच रहा था कि वो आक्रमण करे। जैसे आक्रमणकारी उसे साबित हुआ, दोनों के बीच में जबरदस्त युद्ध होता है, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में। 1866 ईस्वी में इस युद्ध का नाम दिया जाता है सेडान का युद्ध। 1866 ईस्वी में, सॉरी, सेडेवा के युद्ध। कौन सा युद्ध? सेडेवा का युद्ध। इसमें दो लोग, कौन कौन? एगो प्रसा, एगो तो प्रसा और ऑस्ट्रिया दोनों लड़ते हैं जबरदस्त रूप से। प्रसा और ऑस्ट्रिया क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। नहीं दिख रहा है? 1866 में सेडेवा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? सेडेवा का। किसके किसके बीच? प्रसा और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया में होता है, और इसमें हार हो जाता है किसका? ऑस्ट्रिया का क्या हो जाता है? हार हो जाता है। क्या हो जाता है? हार। और जैसे हार होता है उस पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लेता है चांसलर बिस्मार्क। अब चांसलर बिस्मार्क खुशी मनाता है कि चलो अब तो इसको अपने रास्ते से हटा दिए, काम तमाम। 2/3 हमने जर्मनी के एकीकरण का कर चुका था, पूरा कर दिया। पूरे एरिया को क्या कर दिया? जर्मनी का एकीकरण पूरा कर दिया। किसने? चांसलर बिस्मार्क। मगर अभी भी दक्षिणी जर्मनी पर फ्रांस का शासन था। दक्षिणी जर्मनी पर फ्रांसीसी लोगों का प्रभुत्व था। अब चांसलर बिस्मार्क के पास एक ही रास्ता था। कौन सा रास्ता? कि अब हमें किसको पराजित करना है? फ्रांस को। तो सबसे पहले ये सारी बातों को हम लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आए का जर्मनी प्रासा एगो क्षेत्र है, राज्य था उस समय, समझ में आ? और उसी क्षेत्र पे क्या हुआ था? वो सब अब देश अलग अलग बनाया, मगर वो सब पहले वो एक ही क्षेत्र में आता था, पूरा इलाका। समझ में आई बात? उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई देगा, किताब है आप लोगों का, उसमें आप लोग देखिएगा ना, वहाँ पे दिखाई देगा जर्मनी प्रसा। है ना? ऑस्ट्रिया एम्पायर ये पूरा इलाका होता था, और और बीच में इटली है, और ये आपको मिलेगा, आपका पोलैंड है। समझ में है? अब इसमें धुंधला दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, उसमें दिखाई दे रहा है। ये तो यूरोप वाला है। देखो प्रसा है ना, ये वाला प्रसा, ये वाला, ये प्रसा था, ठीक है? पूरा इसमें एक राज्य के रूप में था, ठीक है? तब जाके इस पर जर्मनी का क्या करेगा? इस पर एकीकरण करेगा इसी को। ये पूरा इलाका आता था उसमें प्रसा, उसमें जर्मनी वर्मनी के पूरा इलाका भी आ जाता था प्रसा के अंतर्गत, प्रसा के अंतर्गत ही आ जाता था। चलिए सभी बातें अब लिखते हैं। कहाँ से लिखे थे, क्या कर रहे थे? हाँ? चलिए तो
बुद्धिजीवी, किसान, कविता, वो ने राष्ट्रवाद फैलाया। अब इसके अलावा और कौन राष्ट्रवाद फैला रहे थे? शिक्षक और विद्यार्थियों ने भी राष्ट्रवाद का प्रसार करने के लिए सभा बनाया। कौन सा सभा बनाया था? तो ब्रूसेन, अरे लैग कर रहा है, ब्रूसेन है, ब्रूसेन सेप्ट, लाल से लिखे, ब्रूसेन सेप्ट, ब्रूसेन सेप्ट। ब्रूसेन सेप्ट किसके द्वारा बनाया गया था? छात्र और शिक्षक के द्वारा। राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया ने नीति बनाया। अब कहाँ लिख रहे हैं? कानून बनाया, कानून बनाया। कौन सा कानून बनाया? तो काल्सवाद, काल्सवाद। राष्ट्रवादी आंदोलन कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया ने कानून बनाया। कौन सा? काल्सवाद। वाइमर, वाइमर जर्मनी है। वाइमर कहाँ है? जर्मनी में है। वाइमर का येन विश्वविद्यालय, येन विश्वविद्यालय राष्ट्रवाद का केंद्र था, राष्ट्रवाद का केंद्र था। राष्ट्रवाद का क्या था? केंद्र था, यानी राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। ऐसे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। राष्ट्रीय आंदोलन का वाइमर का एन विश्वविद्यालय, जैसे धनसोई का गांधी स्मारक विद्यालय, उसी प्रकार से वाइमर जगह है, एन नामक विश्वविद्यालय है। और उसी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र माना जाता था। खूब वजह से आंदोलन हो रहा था जर्मनी में एकीकरण के लिए, खूब आंदोलन हो रहा था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए। इसी को बोला गया वाइमर का एन विश्वविद्यालय क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। इसी आंदोलन के कारण, इसी राष्ट्रवाद के बढ़ावा होने के कारण जर्मनी में एकीकरण की काम शुरू हो गया। ये सबसे पहले कहाँ देखने को मिला? व्यापारियों में। और व्यापारी लोग सबसे पहले एक होकर आर्थिक समानता को एक करने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था जालवे राइन, व्यापारियों के द्वारा बनाया गया था। इसी आंदोलन के कारण व्यापारियों ने, जर्मनी के व्यापारी, कहाँ के व्यापारी? जर्मनी के व्यापारियों ने जालवे राइन, जालवे राइन, जालवे रिन, जालवे रिन संस्था का निर्माण किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि जालवे राइन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की, संगीतकारों की, बुद्धिजीवियों की? इनमें से कोई? व्यापारियों की। जालवे राइन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। भाई इसी में अब आंदोलन वाला कब बनाया गया था? यह कब बनाया गया था? 1834 में। 1834 ईस्वी में बनाया गया था जालवे राइन नामक संस्था। हो गया? चलिए मिटा दे। तो ये बातें सब लिखवा दिए। एगो एगो लाइन पढ़ा रहे हैं आप लोगों को।
कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्ज़ाम में टेस्ट भी लेंगे तो 80-90 चल ही जाएगा, 100 भी चल जाएगा, कोनो अथुना है। अठारह सौ अड़तालीस में मेटरनिख युग समाप्त हो गया था। क्या हुआ? प्रासा का शासक फ्रेडरिक विलियम था। विलियम था। फ्रेडरिक विलियम के मृत्यु के बाद उसका भाई उसका भाई विलियम उसका भाई विलियम विलियम प्रसा का शासक बना। शासक बना फ्रेडरिक। हम्म। क्या हो गया? का फ्रेडरिक? हाँ चलो ठीक बा, जान गलू जो तब का। हाँ है, ये होगा फ्रेडरिक। नीचे वाला है खाली। फ्रेडरिक सही है। देखो, नहीं वो लिखा गया है फ्रेडरिक, मुंह से आ गया तो लिख दिए। हो गया। विलियम प्रसा विलियम ने जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क को चांसलर बनाया। बिस्मार्क को चांसलर बनाया। अब बात आती है कि सब बिस्मार्क कौन था, तो बिस्मार्क के बारे में लिख देते हैं। बिस्मार्क कौन था? चांसलर बिस्मार्क। टॉपिक डालेंगे चांसलर। यह एक राष्ट्रवादी व्यक्ति था, सफल कूटनीतिज्ञ था, डायट में प्रसा का प्रतिनिधि था, प्रसा का प्रतिनिधि था, जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौ की नीति अपनाया।
अपनी कूटनीति से सभी का चहेता बन गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। हो गया अरुण, हमने कि मंत्र पढ़ा था। यही था चांसा बिस्मार्क। बताइए इसने कौन सा नीति अपनाया था? उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। मतलब पाए उसने जर्मनी के एकीकरण संबंध अपने देश में क्या कर दिया? अनिवार्य सैन्य सेवा। ठीक है, बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रशा को क्या किया? सुदृढ़ीकरण, मतलब मजबूत किया। और प्रशा ऑस्ट्रिया से किसी के मायने में कम नहीं रह गया। और बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में स्लेस्विग और होलेस्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पे क्या कर दिया था? आक्रमण। ये बात बता दिया है। और आक्रमण जैसे कर दिया तो दोनों बांट लेते हैं। सेल्सविक को किसने, तो सेल्सविक किसके अधिकार में चल जाता है? सेल्सविक इसके, और होलेस्टीन उसके पीछे था राज्य। हाई होलेस्टीन, हाई वाला सेल्सविक, ऐसे ही था ना। और इस पर ऑस्ट्रिया का, इस पर चांसलर बिस्मार्क। अब आई जब अब आएगा ऑस्ट्रिया, इस पर विद्रोह होगा तो आक्रमण करने के लिए। और जब आक्रमण करने के लिए आएगा तो इससे पार होके जाएगा सेना लेके। आई बिस्मार्क जाने ही नहीं देगा, खिसिया के इस पर आक्रमण करेगा तो दोनों में लड़ाई होगा। और लड़ाई को कहा जाएगा 1866 में प्रशा और ऑस्ट्रिया की लड़ाई। और इसी ऑस्ट्रिया की लड़ाई कब होता है? 1866 ईस्वी में। इसी को बोला जाता है सेडेवा का युद्ध। और सेडेवा के युद्ध में किसकी हार होती है? ऑस्ट्रिया का। और इस प्रकार से अपने रास्ते से क्या कर देता है? किसको हटा देता है? ऑस्ट्रिया को। तो ये लिख दे, लिख दे। 1864 में बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण कर देते हैं। क्या करते हैं? आक्रमण। हाँ, आक्रमण कर देते हैं। स्लेस्विग 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 और होलेस्टीन, स्लेस्विग और होलेस्टीन पर कब्जा कर लेते हैं। कब्जा कर लेते हैं। और इसी बात को लेकर वह नीति अपनाता है कि कैसे हटाया जाए। किसको? ऑस्ट्रिया को। तब जाके 2 साल बाद ही 1866 में एक युद्ध होता है जिसका क्या नाम था? सेडेवा का युद्ध। किसके किसके बीच होता है? ऑस्ट्रिया के बीच। कौन हारता है? हारा कौन? ऑस्ट्रिया। आज देख के पढ़े आवेला ना।
तय बात के एक बात हम जहाँ सब जने नहीं, तय बात के एक बात जानती है, तय बात के एक बात, तय तय बात कहबू हमें कहीं बात कहूँ, इसमें कहीं हीरो है जर्मनी में। सबको स्टूडेंट को देखना ना है। देखो जो बात बताए थे क्या लिखा है, डेनमार्क पे नियंत्रण था, जीत के बाद स्लेस्विग प्रशा के अधीन हो गया। मतलब किसके? चांसलर बिस्मार्क के और अधीन हो गया। और होलेस्टीन किस पर अधिकार हो गया? ऑस्ट्रिया। इन दोनों राज्यों में जर्मनों की संख्या क्या थी? अधिक थी। और प्रशा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को क्या कर दिया? भड़का दिया और विद्रोह फैला दिया। इसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को प्रशा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था और प्रशा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से क्या कर दिया? रोक दिया। अब इसी से क्या होगा? बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना जरूरी हो गया और ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहा। अतः पूर्व में उसने फ्रांस से समझौता कर लिया था कि आप बीच में मत आइएगा जब हम लोग लड़ाई करेंगे तो। और इटली को भी कह दिया था कि जैसे हम लड़ाई करेंगे ना तो तुम भी उधर ऑस्ट्रिया पे आक्रमण कर देना पीछे से। काहे को इसी समय ना वो भी अवरोध उत्पन्न कर रहा था, इटली के एकीकरण नहीं हो रहा था, दोनों एक साथ हुआ है। तो उसने इटली को शासक विक्टर इमैनुअल से भी संधि कर लिया था कि जैसे हम लड़ाई करेंगे ना तो आप भी इटली ऑस्ट्रिया क्षेत्रों पर क्या कर दीजिएगा। और अंततः अपने अपमान से क्षुब्ध होकर ऑस्ट्रिया ने 1866 में प्रशा के खिलाफ क्या कर दिया? सेडेवा का युद्ध घोषणा कर दिया। और इस तरह ऑस्ट्रिया दोनों तरफ युद्ध में फंस कर, मतलब इटली से भी युद्ध चालू और प्रशा से भी फंस कर बुरी तरह पराजित हो गया। और इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्रों से प्रभाव समाप्त हो गया और जर्मन का एकीकरण 2/3 पूरा कर दिया। किसने? चांसलर बिस्मार्क। दिमाग पहले ही से लगा लिया था भाई, देखो हम आवत नहीं, तू मत होने से तू बोलिया इटली हम तरह के है ना आक्रमण, तू करम आगे से, तू पीछे से जा। पूरा एकदम पूरा बिस्मार्क कूटनीतिक लगा दिया था, इसीलिए जीत गया। समझ में आया? और ऑस्ट्रिया को मालूम ही नहीं था कि खेला हो गया है या। अब आइए बाद में शेष जर्मनी पर क्या कह रहा है, तो शेष जर्मनी कर दे पूरा। चलिए देखिए अब थोड़ा सा है बस। जैसे चांसलर बिस्मार्क ने नीति अपना लिया था कि सेडेवा के युद्ध में उसको हरा देना है, पहले ही से पूरा फ्रांस को भी बोल दिया था कि आप चुप रहिएगा, हम लोग के बीच में मत फरियाने आइएगा। जैसे इटली में फरिया दिए थे, जर्मनी में लड़ाई होगा, फरियाना ना। देखो गधावा कौन जाके बजावता, ऐसे नहीं का मन करला कौन पट्टी भी सोट देना जाके मारा। चांसलर बिस्मार्क ने सेडेवा के युद्ध में किसको हरा दिया? ऑस्ट्रिया को। अब चांसलर बिस्मार्क के पास एक ही दुश्मन बचा जिसका नाम था क्या? फ्रांस। फ्रांस का प्रभाव जर्मनी के दक्षिणी भारत में था और उसने क्या किया कि फ्रांस को हराने के लिए उसने उससे भी लड़ाई करने की सोची। और अंततः इसी बीच में लड़ाई करे तो कैसे करे, कोई तो होना चाहिए ना, डायरेक्ट कहेंगे कि जाके लड़ाई करेंगे, नहीं। इसी बीच में क्या हुआ कि एक राजकुमार थे जिनका प्रशा के राजकुमार थे और इनका दावेदारी था किस पर? स्पेन की राजगद्दी पर, स्पेन के राजगद्दी पर। और स्पेन के जो राजगद्दी था उस पर किसका अधिकार था? स्पेन का। स्पेन के राजगद्दी पर किसका अधिकार था? प्रशा के राजकुमार था। प्रशा के चांसलर कौन थे? बिस्मार्क। अब दोनों का तो बोलने का मौका मिल गया और बिस्मार्क और ये ऑस्ट्रिया फ्रांस नहीं चाहता था कि प्रशा के राजकुमार स्पेन के गद्दी पर बैठे, और यही चाहता था कौन? आपको बिस्मार्क चाहते थे कि हमारा विरोध कोई करे। फिर पूरा मामला समझा रहे हैं एक बार। अब ये जीत गए सेडेवा की युद्ध। सेडेवा की युद्ध जीतने के बाद अब कौन दुश्मन बचा? खाली फ्रांस। और फ्रांस को तो डायरेक्ट लड़ाई नहीं करेंगे चांसलर बिस्मार्क, कोनो ना कोनो नियम खोजेंगे। तो नियम खोजने के लिए इसी बीच में एगो गद्दी का मामला उठा। गद्दी किसका था? स्पेन का। कि स्पेन के राजगद्दी पर कौन बैठेगा? तो स्पेन के गद्दी पर राजगद्दी पर 2 दावेदार थे, एगो को सपोर्ट कर रहा था फ्रांस और एगो को सपोर्ट कर रहा था प्रशा। प्रशा के राजकुमार जो थे ना उसका चांसलर बिस्मार्क करेगा भाई अपने आदमी का, और फ्रांस उसका विरोध हो गया।
अब फ्रांस कह रहा था कि चांसलर बिस्मार्क के देखो हमारा बीच में तुम टांग मत उड़ाओ, तो वो कह रहे थे प्रशा के चांसलर देखिए भाई ये मेरा मामला है, मेरा घर का लड़का है, राजकुमार है भाई, बताइए हम इसका सपोर्ट ना करेंगे तो किसका करेंगे। फ्रांस कह रहा था कि तुम इसके मामले में हमारा टांग अड़ा रहे हो, इसके लिए भुगतने के लिए तैयार रहना। चांसलर बिस्मार्क कह रहा था मने मन इसके लिए तो हम तैयार हैं, हम तो चाह रहे थे तुम आक्रमण कुछ करो, हम जैसे तुम करोगे हम वो तैयार हैं, जैसे ऑस्ट्रिया को हराए उसी तो तुम्हारा भी फूल चटा देंगे। और इसी बीच में क्या हुआ, मामला गरमाते गया गरमाते गया गरमाते गया, और इसी फलस्वरूप फ्रांस अपने आत्मसम्मान को लेते हुए चांसलर बिस्मार्क प्रशा पे आक्रमण करने का ऐलान कर दिया। और यह आक्रमण किया कब, 19 जून 1870, और इसी युद्ध को बोला गया सेडान का युद्ध। एक जगह है सेडान, उसी जगह पे यह युद्ध हुआ, और इसी युद्ध में चांसलर बिस्मार्क पहले ही से पूरा तैयारी में था। जैसे युद्ध हुआ फ्रांस को मारा कि एकदम खत्म कर दिया, धुरकुस मिला दिया जाके, समझ में खत्म कर दिया। और इसी बीच में फ्रांस का आधिपत्य जर्मनी पर खत्म हुआ, पूरा जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया 1871 ईस्वी में चांसलर बिस्मार्क के नेतृत्व में। और बाद में जाकर फ्रांस को एक जगह पे बुलाया गया, फ्रैंकफर्ट जो है वह जर्मनी का पुराना संसद है, उसी पुराने संसद में बुलाया गया फ्रांस को, और उसी में दस्तखत करवाया गया, सिग्नेचर करवाया गया, संधि किया गया। और उसी फ्रैंकफर्ट संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। उसी फ्रैंकफर्ट संधि के माध्यम से पूरे जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाता है, और जर्मनी का एकीकरण समाप्त हो जाता है यहीं पर, इसी युद्ध के बाद। तो ये था किसके कमाल, चांसलर बिस्मार्क, ये दिमाग लगाया कूटनीतिक, समझ में। अब जर्मनी का दुश्मन कौन बच गया, फ्रांस बच गया। इसी समय स्पेन, देखो स्पेन कैसे लिखा था, स्पेन की राजगद्दी का मामला उठ गया। किसका, राजगद्दी का मामला उठ गया। बिस्मार्क प्रशा के राजकुमार को गद्दी पर बैठाना चाहता था। फ्रांस इसका विरोध कर रहा था। फ्रांस इसका विरोध कर रहा था। ये कैसे लिखा था, विरोध कर रहा था। अतः अंततः फ्रांस 19 जून 1870 में प्रशा पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध को क्या बोला गया, सेडान का युद्ध कहला है। कौन सा, सेडान का युद्ध। कब हुआ था, 1870 में, याद रखिएगा। फ्रांस का हार हुआ। 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ। इसी संधि के बाद जर्मनी के एकीकरण हो गया। एकीकरण हो गया, जर्मनी के क्या हो गया, एकीकरण हो गया। कब हो गया जर्मनी के एकीकरण, 1871।
दो गो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा, किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण हुआ? सेडान अंत में भी 9 बा और सेडान में भी का बा लास्ट में 9 बा, तो सेडान अंत भई रहे, समझ में? 1870 में 6 साल बाद 4 साल बाद 66 में सेडेवा और 4 साल बाद सेडान का युद्ध, समझ में आया? और इस तरह जर्मनी का क्या हो गया, 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो ये पूरी की पूरी श्रृंखला है जर्मनी के एकीकरण का। कितने मिनट का वीडियो है? 1 घंटा 59 मिनट हुआ है, कुछ सेकंड बाकी है, पूरा हो जाएगा 1 घंटा का आज वीडियो। तो इस प्रकार से पूरा जर्मनी का एकीकरण हुआ। अब हम लोग जानेंगे धीरे धीरे और भी कुछ छोटे छोटे राज्य हैं, देश हैं उस समय के, जिनका एकीकरण किया गया था। जैसे यूनान में राष्ट्रीयता का उदय कैसे हुआ, हंगरी में कैसे हुआ, समझ में आया? वो सब धीरे धीरे एक एक करें। हंगरी, बोहेमिया, यूनान, इनके बारे में भी अब धीरे धीरे जानेंगे और पूरा चैप्टर लगभग कल खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर कंप्लीट। 1 महीना इसी तरह पढ़ा दें तो 3-4 को और 1 घंटा का वीडियो कंप्लीट हो गया।